इंडिया फिर से अपने गोल्डन एज में एंटर करने जा रहे हैं। 827 साल बाद भारत को उसकी सबसे पहली और इतिहास की अब तक की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वापस मिलने जा रही है, द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां पर देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। और इसी यूनिवर्सिटी की वजह से इंडिया को उस दौरान में दुनिया का एजुकेशन हब बोला जाता था। और ये हम सभी इंडियंस के लिए एक फक्र की बात है कि आज उसी यूनिवर्सिटी को हाल ही में 19 जून को दोबारा से इनॉग्रेट किया गया। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। इस न्यूज को पूरे देश भर में काफी मीडिया कवरेज मिली। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। लेकिन यहीं पर आता है एक मुख्य सवाल, क्या ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पुरानी ग्लोरी को वापस पा सकती है? आज दुनिया तो काफी आगे निकल चुकी है। क्या आज के समय में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना केपेबल है या आगे हो पाएगा कि दुनिया भर के सारे स्टूडेंट्स पास्ट की ही तरह वापस से इंडिया पढ़ने आएंगे? और क्या इससे हमारा भारत वापस से पूरे विश्व भर का एक एजुकेशन हब बन सकता है? चलो लेट्स डिस्कस। लेकिन उसके पहले एक वियर्ड बात बताऊं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, ये तो सबको पता है। बट ये बात ना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नालंदा जलाने से पहले खिलजी को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई थी। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज खिलजी को पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला, बट सिर्फ और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में ही मिला। यस, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रीटमेंट कराई और वो ठीक भी हो गया। लेकिन फिर ठीक होते उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जला दिया? आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी ने खिलजी की कौन सी बीमारी को ठीक किया, कैसे किया, और उसके बाद भी क्यों खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जला दिया? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अननोन स्टोरी है। बट वेट, इससे भी ज्यादा वियर्ड बात यह है कि आपने रिसेंटली एक्स पर #ब्राह्मण बर्न्ड नालंदा ये हैशटैग्स काफी देखे होंगे, जो नालंदा इनॉग्रेशन के दिन भी काफी ट्रेंड कर रहे थे। एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि खिलजी ने नहीं बल्कि खुद हिंदुओं ने ही नालंदा को जलाया था, वो भी इसीलिए क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। अब प्राइमा फेसी थोड़ा रिसर्च करने पर आपको क्वाइट शॉकिंगली इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए काफी सारे एविडेंस भी मिल जाएंगे। बट इज दिस रियली पॉसिबल? क्या हमें अभी तक इतिहास को गलत पढ़ाया गया? पूरी कहानी आखिर क्या थी? वेल, ये सब कुछ समझने के लिए हमें वापस से इतिहास में ही जाना होगा और शुरुआत करनी होगी 427 CE से, यानी वो समय जब नालंदा बन रहा था। ये दौर था गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता का, जब गुप्ता एम्पायर अपने एकदम पीक पर था। तब उन्होंने 427 CE में राजगृह यानी कि आज के प्रेजेंट डे राजगीर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पूरी दुनिया, स्पेशली चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और बाकी के ईस्ट एशियन कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वो यहाँ के गेट कीपर्स लिया करते थे, जिनको दुनिया के अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, जिस वजह से वो स्टूडेंट से उनके ही भाषा में सवाल पूछा करते, और अगर स्टूडेंट्स ने सही जवाब दे दिया तो उनको यहाँ पर एंट्री मिलती थी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप खुद ही सोचो हमारा क्या ही लेवल था एजुकेशन का कि उस दौर में यूनिवर्सिटी के गेट कीपर्स भी मल्टीलिंगुअल और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। 670 AD में इंडिया आए चाइनीज ट्रैवलर यीजिंग ने अपने बुक में ये बताया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी देखकर काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि दुनिया में उस समय नालंदा ही इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर इन हाउस 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर्स रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। टोटल नालंदा में स्टूडेंट थे 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। ऐसा भी बताया जाता है कि उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि हर 7 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रहा करता था, और ये कंपलसरी था। और आज के समय में तो आपको पता ही है, कॉलेजेस में एक टीचर कम से कम 100 से 120 बच्चों को पढ़ाती है। नालंदा के इस कैंपस में टोटल 10 से 11 ग्रैंड क्लासरूम्स थे। एक क्लास कुछ ऐसा दिखता था, जिनके साइड साइड में स्टूडेंट्स के रहने के लिए ऐसे छोटे छोटे रूम्स हुआ करते थे, और सेंटर में एक बड़ा सा हॉल या ऑडिटोरियम हुआ करता था जहां पर पढ़ाई और डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज होती थी। उस समय के हिसाब से काफी ग्रैंड और विजनरी था, राइट? इस इतने बड़े यूनिवर्सिटी में साइंस, मेडिसिन से लेकर फिलॉसफी, लिटरेचर जैसे हर
हर टाइप के सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाता था और फिर एजुकेशन सिस्टम को किसी भी राजा के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए, इसलिए स्पेसिफिकली वहां के आचार्यास आसपास के 200 गांव से मिलने वाले पैसों से ही पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का काम संभालते थे। मतलब एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखा गया था और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई यानी यहां से पढ़े हुए लोगों में काफी उम्दा नाम भी शामिल है। जैसे हम इंडियंस जिस जीरो को क्लेम करते हैं, जिसके नाम पर हमने हमारे फर्स्ट सैटेलाइट का नाम भी रखा हुआ है, मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा जी। एंशिएंट मेटलर्जिस्ट नागार्जुना और धामाकीर्ति जैसे ग्रेट माइंड्स। इवन इंडिया से ही नहीं, फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग भी ये सारे इसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे, जो डेफिनेटली ये बात को प्रूव करता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस थी। सो अब अगला सवाल दिमाग में यह आता है कि इतनी इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी जहां पे वेल्थ ऑफ नॉलेज था, मतलब जो इस यूनिवर्सिटी पे अपना कंट्रोल पा सकता था उसको दुनिया के नॉलेज का एक्सेस मिल सकता था। इस यूनिवर्सिटी को आखिर जलाया क्यों गया? वेल, इसे समझने के लिए ना हमें साल 1193 में जाना होगा, जब मोहम्मद घोरी ने इंडिया पर कब्जा करने के बाद टर्की से आए अपने जनरल बख्तियार खिलजी को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करने के ऑर्डर्स दे दिए। इन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए साल 1200s में खिलजी दिल्ली से वॉर लड़ते हुए बिहार तक पहुंच गए, लेकिन यहीं पर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। उसने अपने सारे हकीम्स के बताए इलाजों को करके देख लिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और अंत में खिलजी को कुछ लोगों ने यह बताया कि अगर उसे वाकई में अपनी जान बचानी है तो नालंदा जाकर इलाज करवाना होगा। अब शुरुआत में तो वो इस्लामिक मेडिसिन के अलावा और कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहते थे, पर जब उसकी कंडीशन और बिगड़ने लगी, वो इलाज के लिए फाइनली तैयार हो गया। बट इलाज करने से पहले उसने नालंदा के चीफ आयुर्वेदा स्टडीज के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसे ही ठीक करके बताओ। आचार्य ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खिलजी को कुरान देकर पढ़ने को कहा। जैसे जैसे कुरान के पेजेस पढ़ के खत्म होते जा रहे थे, खिलजी भी ठीक होता जा रहा था। तब खिलजी ने आचार्य से पूछा कि आखिर कैसे हो रहा है? कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, मगर तब यह बदलाव देखने को नहीं मिला। तब आचार्य ने बताया कि उन्होंने उसके कुरान के हर पेजेस में ऐसे हर्ब्स के फ्रेग्रेंस डाल दिए हैं जिनके अरोमा को इनहेल करते कुरान पढ़ते पढ़ते खिलजी ठीक होते जा रहे हैं। अब खिलजी नालंदा के एक आचार्य का इस लेवल का नॉलेज देखकर एकदम शॉक रह गया, मगर अफसोस उसकी जान बचाने के बाद भी खिलजी खुश होने की जगह पर नालंदा को जलाकर बैठ गया। दरअसल शौक होने के साथ साथ खिलजी में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी डेवलप होने लग गई। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके हकीम से भी ज्यादा नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में पहले से ही मौजूद है, किसी सिविलाइजेशन में मौजूद है, और इसीलिए उसने सिर्फ नालंदा को जलाया ही नहीं बल्कि वहां के मंक्स को भी उसने जान से मार दिया, क्योंकि उसे यह डर था कि जिस धरती पर वो इन्वेजन करने आया है, अगर उनके लोगों के पास इतना नॉलेज है और वो नॉलेज उन्हें मिलता रहेगा तो उस धरती पर अपने मकसद को अचीव करने में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया था, उस समय वहां पर 90 लाख से भी ज्यादा हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स मौजूद थे, जिसकी वजह से यह आग लगभग 3 महीनों तक लगातार जलती रही। अब आते हैं करंट सिचुएशन। अब देखो, जब 19 जून को पीएम मोदी ने नालंदा को इनॉग्रेट किया, तभी ट्विटर पर एक ट्रेंड #Brahmins burnt नालंदा शुरू हो गया था। आई नो, सुनने में बहुत ही वियर्ड मगर एक सीरियस एलिगेशन लग रही है, राइट? सो इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? दरअसल 2 टिबेटन मंक्स हैं, एक तारानाथा और दूसरे सुम्पा खेनपो। इन्होंने अपने अपने बुक में एक कहानी लिखी है जिसके हिसाब से काकुटा सिद्धा नाम के एक मिनिस्टर ने नालंदा यूनिवर्सिटी में मंक्स के लिए सेरेमनी रखी थी। इस सेरेमनी में 2 तीर्थिका आए थे। अब सुम्पा के हिसाब से बुद्धिस्ट मंक्स हिंदू ब्राह्मण्स को उस समय इस टर्म से बुलाया करते थे। अब जैसे ये तीर्थिका भिक्षा मांगने के लिए आए, उन पे कुछ यंग बुद्धिस्ट मंक्स ने गंदा पानी फेंका और फिर उनके ऊपर कुत्तों को छोड़ दिया। अब इसके बाद दोनों बुक्स थोड़ी सी अलग अलग स्टोरी बताती है। तारानाथ जी के बुक के हिसाब से गुस्से में आकर ब्राह्मण साधु सूर्य की तपश्चर्या यानी कि मेडिटेशन पर बैठ गए। उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें से कुछ मैजिकल एशेस निकले जो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के आजू बाजू में डाल दिए, जिस वजह से यूनिवर्सिटी जलने लगी और जलकर राख हो गई। अब देखो, खेनपो जी के भी बुक में सेम स्टोरी है, बस उनके हिसाब से साधु ने कोई यज्ञ नहीं किया, उल्टा इस इंसल्ट के बाद ऑन द स्पॉट उन्होंने यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। अब जरा इस स्टोरी में ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले इसे क्रिटिकली, रैशनली इसके बारे में सोचना होगा, कुछ फैक्ट्स पर भी नजर डालनी होगी। सो चलो नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस पर। ये दोनों भी बुद्धिस्ट मंक्स 16th से 17th सेंचुरी टिबेटन मंक्स हैं जो कभी इंडिया आए नहीं थे। मतलब ये स्टोरी उन मंक्स ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं की है। नंबर 2,
अगर आप देखोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो नालंदा में कई सारे ब्राह्मण्स भी तो पढ़ा करते थे। तो स्पेसिफिकली उन 2 साधुस को एंट्री कैसे नहीं मिलेगी और क्यों उन्हें ही इंसल्ट किया गया, यह भी एक ऑब्जर्वेशन काफी डिबेटेबल है। तीसरा और सबसे मेजर सवाल, सिर्फ 2 ही बुक्स में यह स्टोरी क्यों लिखी हुई है? वेल, हमारे इंटेंसिव रिसर्च के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बुक्स मिले हैं। बाकी के बुक्स अगर आपको मिले हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बट अगर हम मेजर सोर्सेज जैसे पर्शियन हिस्टोरियन मिन्हाज-ए-सिराज की बुक तबाकत-ए-नसरी की बात करें तो उसमें बख्तियार खिलजी को ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बोला गया। पर खैर, नालंदा को जलाने के बाद भी सैकड़ों सालों तक किसी ने इसे रिवाइव करने के बारे में सोचा तक नहीं, अंटिल इस यूनिवर्सिटी के रिवाइवल का थॉट हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2006 में रखा, जिसके बाद हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह टास्क दिया कि उन सारे साउथ एशियन कंट्रीज जिनके साथ नालंदा के लिंक्स थे, उन सभी को मिलकर इसे रिवाइव करना चाहिए। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने भी इसके लिए 455 एकर्स का लैंड अलॉट किया और साल 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी एंड फाइनली 19 जून 2024 को इंडियन पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया। आज नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो उन्होंने खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा, काफी देर तक घूमे और इसके बाद यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 17 देशों के एम्बेसडर्स भी आए हुए थे। बट देखा जाए तो 2014 से ही नालंदा यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट और पढ़ाई चालू हो गई थी। अब आखिर ये कैसे? तो देखो, 2014 से जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी का काम अंडर कंस्ट्रक्शन था तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने राजगीर कन्वेंशन सेंटर को क्लासरूम और वहां के एक होटल तथागत को एज अ हॉस्टल लीज पर ले लिया था और तब से लेकर आज तक नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स यहीं पर पढ़ रहे थे। अब अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट डे नालंदा यूनिवर्सिटी में अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, बट करंटली यहां पर 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स और टोटल 40 क्लासरूम्स रेडी टू यूज हो गए, जिसमें एक क्लासरूम में 300 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। नालंदा में ऑलरेडी 20+ कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज भी मौजूद है। इस पूरे कैंपस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके तहत यहां पर 100 एकड़ का मैन मेड वाटर बॉडी, डोमेस्टिक यूज वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मौजूद होगी और ये 100% सोलर पावर पर चलने वाली यूनिवर्सिटी होगी। इनफैक्ट नालंदा में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड ऑडिटोरियम। एंड फाइनली आने वाले मार्च 2025 को नालंदा यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल हो जाएगी। अब देखो, इंडिया को इससे ना ऐसा फायदा होगा कि मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स इंडिया आकर पढ़ सकेंगे, जिससे हमारे रिलेशंस उनके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स इंडिया में आएंगे उतना ही ग्लोबली इंडिया का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। प्लस इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ नॉलेज हब एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक समय में इंडिया का वाकई में ये इमेज दुनिया भर में हुआ भी करता था। सो वी आर जस्ट गोइंग बैक टू आवर रूट्स एंड यू नो, भारत को आज के तारीख में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि इंडिया के एक पड़ोसी देश के अंदर एक नया देश बनने जा रहा है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यस, इंडिया के बाजू में एक नई कंट्री बनने वाली है। अब ये कंट्री कहां पर और कौन सी होने वाली है और ये पूरा का पूरा माजरा आखिर क्या है, ये मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके, यहां पे कहीं क्लिक करके देख सकते हो। आपको पूरी डिटेल स्टोरी मिल जाएगी, इसे जरूर देखना। और अगर आप इंडिया के इस अचीवमेंट से खुश हो तो इसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उन्हें भी इन्फॉर्म करो कि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। वी आर वंस अगेन गोइंग बैक टू आवर रूट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।